पिछले हफ्ते के कमजोर प्रदर्शन के बाद नए हफ्ते की शुरुआत पे भरपूर एक्शन वाली खबरें, लेकिन संकेत है शुरुआत के। तो शुरुआत के बाद किस तरफ बढ़ेंगे बाजार और कहाँ होगा अहम सपोर्ट, कहाँ होगी रुकावट और मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बीच में छुट्टी भी है तो छुट्टी तो सेट ऑफ होगी। हाँ, कैसे सेट ऑफ? जितना बुधवार को छुट्टी का मजा आएगा वो सैटरडे को पुतिन साहब ने करवाई दिया काम वैसे। हाँ, पूरे दिन भर ऐसा मतलब लगा ही नहीं कि छुट्टी आई। सच में पूरा दिन काम तो पूरा वीकेंड बड़ा एक्शन वाला रहा। एब्सोल्युटली। और अंत भरा तो सब भला शायद ये कह सकते हैं हो गया, लेकिन अभी तक अंत हुआ नहीं हुआ। इस पर ढेर सारे सवाल है। आपसे भी जानना है कि इसके मायने क्या है, क्या मतलब समझना है, ऑफ कोर्स बाजार पर भी क्या इसके इम्पैक्ट होगा। पहले तो आज की जो ट्रिगर्स है वो बता दें। बड़े ट्रिगर्स में एक तो यही कि रूस में तख्ता पलट का जो खतरा था एक बार के लिए टल गया है। लेकिन वाकई में पूरे वीकेंड पर पूरी दुनिया को इस मामले ने एकदम अपने अलर्ट पर, हाई अलर्ट पर रखा। 100%। और फाइनली अभी तो फिलहाल के लिए तो समस्या टलती हुई दिख रही है। देखते हैं आगे क्या कुछ डेवलपमेंट होते हैं। लगातार 5वें दिन अमेरिकी बाजारों में रही गिरावट। शुक्रवार को कम ऐसा देखने को मिलता है, हफ्ते के 5वें दिन गिरावट दिखाएं, लेकिन 5 से 12 हफ्तों की एक बड़ी तेजी के बाद एक आध हफ्ते का जो करेक्शन था वो अमेरिकी बाजारों में आता दिखा। HDFC लिमिटेड अपनी 2 ग्रुप कंपनियों में हिस्सा बढ़ाने जा रही है। मर्जर के पहले की ये सारी तैयारियां होती हुई दिख रही है और इसके लिए मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। ये एक और बड़ी खबर है इन 2 स्टॉक्स को लेकर, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक। और आज से खुलने जा रहा है एक बेहद इंटरेस्टिंग आइडिया स्टॉक कंपनी जो IPO के साथ आ रही है, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी है। हमने शुक्रवार को मैनेजमेंट से बात की। आज हम आपको बताएंगे इस IPO में पैसे लगाएं या नहीं। बिल्कुल, तो चलिए IPO पर तो आपकी राय लेनी ही है सर। इस हफ्ते पर फोकस भी रहेगा क्योंकि एक्सपायरी वीक भी है, तो उसके क्या मायने हैं। बट थोड़ा ये वीकेंड वाली खबर पर ही करते हैं शुरुआत, क्योंकि सब जानना चाहते हैं। आज सुबह अच्छी बात है कि मार्केट थोड़ा ज़्यादा बड़ा रिएक्शन आपको नहीं दिखा रहे हैं, बट ये हुआ क्या सडनली? पुतिन साहब तो मतलब इतने स्ट्रॉन्ग लीडर माने जाते हैं कि उनके नज़र से तो कुछ नहीं जाता, ये सडनली उनके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन हो। फिर पहले तो जो लोग सैटरडे संडे को आराम से मॉनसून एंजॉय कर रहे थे, बारिश एंजॉय कर रहे थे और जिन्होंने देखा नहीं, फाइनली उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने जिंदगी में सही काम किया। अगर वीकेंड एंजॉय किया है बारिश के साथ तो। और मुंबई और दिल्ली में पहली बार बारिश एक साथ आई है, ऐसा कम देखने को मिलता। 62 सालों में पहली बार ऐसा हुआ। तो दिल्ली वालों को जो हमसे जनरली शिकायत रहती है कि हमारे यहाँ गर्मी भी कम पड़ती है और बारिश भी पहले आती है, तो इस बार के लिए तो उनकी शिकायत थोड़ी कम हुई होगी, क्योंकि इस बार गर्मी भी हमारे यहाँ जमकर पड़ी है और बारिश भी हमने दिल्ली में साथ में भेजी है। सो इसलिए कम से कम नॉर्थ और हमारे वेस्ट का जो फर्क है वो तो कम से कम होता हुआ दिखा। लेकिन वाकई में बड़ी रिलीफ वाली। और कल तो दीप रात भर से बारिश जबरदस्त होती दिख रही थी। और एक चीज़ और जो है कि जनरली हम मुंबई वाले ये कहते हैं कि जिस हफ्ते बारिश की शुरुआत शनिवार को हो वो पूरे हफ्ते बारिश चलती है, कमोबेश पूरे हफ्ते चलती है। पता नहीं मतलब फ्राइडे के बाद वो जो बारिश का सिलसिला वहाँ से शुरू होता है। हाँ। तो चलो उम्मीद करें कि ठीक। वैसे इस हफ्ते हैवी रेन एक्सपेक्टेड है पूरे थ्रू द आज और कल 2 दिन येलो अलर्ट। यस सर। तो अच्छी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही है। और अच्छी बात यह है कि न सिर्फ मुंबई दिल्ली की बारिश बल्कि देश भर में मानसून में थोड़ी प्रोग्रेस अच्छी होती हुई दिखी है पिछले 2-3 दिनों में। तो ये एक अच्छी खबर है। जहाँ पर लीजिए चाय, ये क्या, ये चाय के साथ ऐसी बारिश रेडी में एकदम। हाँ, अगर ऐसी बारिश में चाय पकौड़े के साथ ना शुरुआत हो दिन की, तो या जब भी आपको मौका मिले। तो मैंने भी आज केबिन के बाहर झांकते हुए देखा, मैंने कहा वाह मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश फील आती है। ये एकदम दिखलानी चाहिए। ये मुंबई का मजा ही ये तो है। बिल्कुल। तो मुंबई में मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन मौसम बारिश का। हालांकि छोटी मोटी दिक्कतें तो होती है, छोटी मोटी दिक्कतें कब नहीं होती। तो सैटरडे को हो ही गया वो अंधेरी सबवे फ्लड। ये पहली बारिश में ही पानी भरना तो मुंबई के लिए आम बात है, ना भरे तो फिर लगा ही नहीं कि बारिश हुई है। वैसा है। चलिए तो लेकिन हाँ, चलते फिर रशिया। हाँ, तो बारिश के बीच बीच में रशिया का जो हमने आनंद लिया हुआ ये कि वैगनर करके एक उनका मिलिट्री ग्रुप है जो रूस की सेना के साथ काम करता है। और वैगनर के जो प्रमुख है वो पुतिन साहब के बड़े करीबी माने जाते हैं। और वो पहले एक ज़माने में उनके कुक हुआ करते, रसोइया थे। और बाद में वो एक इस आर्मी ग्रुप के चीफ बन गए और दुनिया भर में बड़े कुख्यात है गलत कामों करने के लिए। मारने करने में किसी में कहीं कोताही नहीं बरतते, जहाँ जिसका खून खराबा करना वो कर देते हैं। और यूक्रेन पर जो युद्ध हुआ था, यूक्रेन पर जो चढ़ाई की थी, उसमें काफ़ी कुछ योगदान रूस की सेना को आगे बढ़ाने का वैगनर साहब का था।
अब हुआ है कि पिछले कुछ समय से वैगनर साहब थोड़े नाराज चल रहे थे, ऐसे संकेत मीडिया में आ रहे थे। वो उनकी नाराजगी पुतिन साहब से है या रूस की रक्षा मंत्री को लेकर है या वहाँ के सिस्टम को लेकर, जो उनके छोटे मोटे इंटरनल इश्यूज हैं वो चलते थे। भाई साहब ने शनिवार को सुबह सुबह ऐलान किया कि हम मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं, रोस्टोव करके एक शहर है उस पर कब्जा कर लिया, उसके थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि बस तख्ता पलट होगा। पुतिन साहब ने भी तुरंत ऐलान किया कि हमने सारी सीमाएं बंद कर दी है, सब कुछ है, हम तैयार हैं और ऐसे विद्रोह को मतलब क्या कहा जाए कि रेस्टोरेंट निकाल दिया और विद्रोह को नाकाम कर दिया जाएगा, कुचल देंगे टाइप। तो पूरी दुनिया को लगा कि मामला बड़ा सीरियस हो रहा है ये तो, और पुतिन के पूरे करियर का सबसे बड़ा खतरा उनके ऊपर आ रहा है, तो वो उसे संभाल पाएंगे या नहीं। अच्छा, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वाकई में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, लेकिन चलो समझने की कोशिश करते करते तब तक हुआ ये दीप की दिन के अंत तक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई। बेलारूस ने मध्यस्थता की, प्रिगोजिन साहब ने बोला कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम एक बूंद खून की गिराना नहीं चाहते। ये वो भाई साहब बोल रहे हैं जो खून गिराने में बिल्कुल शंका सुबह नहीं करते, कोई गिराना है जिसका गिराना है, Absolutely. मतलब पैसा दो सब कर देंगे। वो मतलब जो कहते हैं ना कि पैसा दे के काम करवाने वाले लोगों में वो इंटरनेशनल माफिया उस तरह के हैं। और वो बोलते हैं कि हम चाहे किसी का भी गिरे है तो रशियन ही। और पुतिन साहब के साथ हमारी बातचीत हो गई है, विद्रोह खत्म। और प्यार से मोहब्बत से विद्रोह मतलब 12 घंटे में खत्म भी हो गया, शुरू होकर खत्म भी हो गया और सब देखते रह गए ये था क्या। अभी मतलब एक तो ये कि वाकई में इनके झगड़े थे या दिखावटी थे, चूंकि इतना जल्दी और बिना कुछ किए हो गया तो दिखावटी ज़्यादा लग रहा है। और दिखाने में के पीछे क्या पर्पस हो सकता है, तो पर्पस ये हो सकता है कि पश्चिमी देश अगर पुतिन साहब को हटाना चाहते तो उन्होंने ये संकेत दिया मैं हट गया, कि प्रिगोजिन साहब जो आएंगे ना मेरे से ज़्यादा खतरनाक है, मैं तो फिर भी समझदार हूँ। एग्जैक्टली इनको तो बिल्कुल भी लाग लपेट और शर्म है नहीं, कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते, तो मुझे आप रहने दें, मुझे हटाने की कोशिश नहीं। न्यूक्लियर कंट्री है रशिया, न्यूक्लियर कंट्री है। और इधर यूक्रेन भी जो थोड़ा खुश हो रहा था वापस बैक टू नॉर्मल वैसा वाला हाल। सो क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या राजनीति है, पता नहीं। सो पहले सबसे पहली चीज हमारे लिए क्या है, बाजार के लिए कुछ, बाजार के लिए ना बड़ी खुशी की बात है ना बड़ा खतरा है। पहले लोगों को लग रहा था कि पुतिन कमजोर हो जाएंगे तो खुशी की बात है, युद्ध खत्म होने आएगा। बाद में समझ में आया ये तो पुतिन के भी बाप हैं जो आ रहे हैं 100 टाइम्स वर्स। हाँ, तो उससे ज्यादा बुरा तो फिर डर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कमोडिटी स्पेशली कच्चा तेल ये किस तरह का रिएक्शन देता है, उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है। तो फिलहाल न बड़ी खुशी की बात है न बड़े गम की बात है। अच्छा, दूसरी है कि अगर हो सकता है राजनीति के तौर पर अलग हो, लेकिन रशिया का डिसरप्शन हमारे लिए कच्चा तेल महंगा खरीदने का कारण बन सकता है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होगी अगर वहाँ पर इस तरह का कुछ डेवलपमेंट होता है। तो नहीं हुआ, रिलीफ की बात है पहली चीज। दूसरी, पूरे मामले में राजनीति ज्यादा है, रणनीति ज्यादा है, भगवान जाने क्या है वो जाने। हमें क्या करना है, हमें जो भी न्यूज़ आ रही है उस पर नजरें बनाई रखनी है। अगर और कुछ आती है तो इमीडिएटली नी जर्क रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि ये कभी भी अपनी जबान से पलट सकते हैं। यस सर, है ना। ये वो करेंगे जो उनको सूट करता है, ये वो नहीं करेंगे या कहेंगे जो आपको और हमें सूट करता है। करेक्ट। सो इसलिए खाली नज़र रखें, ज़्यादा एक्शन रिएक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं। हर खबर पर एक्शन देने या रिएक्शन देना कोई ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं किताबों में कि करना ही पड़ेगा आपको। हर खबर सुनी तो उस पर कोई ट्रेड ही लेना है या उस पर कोई। और इन सब के बीच में ओवरनाइट पोजीशन थोड़ी सी सावधानी के साथ रखें, स्पेशली लॉन्ग साइड पर, क्योंकि कोई अब जैसे इनका युद्ध समाप्त हो गया तो किसी को खुशी तो नहीं हुई, झगड़ा खत्म हो गया तो तुम्हारा ही झगड़ा तो तुमने खत्म किया, इसमें हमारे खुश होने की क्या बात है। लेकिन अगर कुछ खराब हो जाए तो खराब होने का डर है। अच्छा, हाँ, अच्छा तो कुछ नहीं होगा वहां से, अच्छा क्या होगा, करेक्ट जो है वो अच्छा क्या होगा। अच्छा तो ये तो होगा नहीं कि प्रिगोजिन साहब और पुतिन साहब दोनों मिलके बोलेंगे चलो जी खत्म युद्ध, आ जाओ खत्म, वो तो करने वाले हैं नहीं। तो अच्छा क्या होगा, यही लड़ रहे थे, यही सुलझ गए। तो अच्छा कुछ नहीं होना है, इसलिए ओवरनाइट पोजीशन थोड़ी कम रखनी, जब तक कि 2-4 दिन। अब ये नहीं पता किस दिन वापस कोई नोटिस देके तो करने वाले हैं नहीं, लेकिन 1-2 दिन जब तक मामला गर्म है तब तक थोड़ी सावधानी रखें। सो अभी जो हो गया अनलर्न, डिलीट, भूल जाओ क्या हुआ वीकेंड पर। ओके, मैटर पूरा समझ में आ गया क्या होता है। मैंने शॉर्ट में इसलिए समझा दिया कि हुआ क्या था, कि किसी ने वो वीकेंड पर नहीं देखा हो खबरें वबरें, कोई टेंशन नहीं, आपको समझ में आ गया। जो हो गया होके ख़त्म हो गया। अब आपको सिर्फ 2 चीज़ें फोकस करनी, एक कच्चे तेल के दाम पर नज़र रखनी है, अगर कोई संकेत आएगा सबसे पहले वहाँ से आएगा। दूसरा, ओवरनाइट पोजीशन, खासतौर से तेज़ी की तरफ ओवरनाइट पोजीशन 1-2 दिन थोड़ी सावधानी में रखें, कोई दिक्कत नहीं, अपनी हेजिंग जरूर करके रखें, ताकि कभी अचानक से कोई ऊपर नीचे बड़ा हो जाए काम तो आप सावधानी रखें। ठीक है, बस ये अपना पूरा रशिया खत्म, ऑल ओवर एंड आउट। बस थोड़ा ध्यान रखें, सतर्क रहें बस।
बच गए भाई साहब, नहीं तो आज सुबह पता नहीं जिंदगी क्या होता था। हाँ, क्या होता सैटरडे शाम को तो लग रहा था कि मंडे को फायरवर्क्स होने हाँ, पता नहीं मतलब अच्छा होगा खराब। अच्छा, वो भी समझ नहीं आ रहा लोगों को, अच्छा करे समझे खराब समझे। हाँ एग्जैक्टली, है ना, कि एक तरफ अच्छा है कि पुतिन साहब ढीले हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये कि कोई और अननोन एंटिटी आ रही है सामने। ये बहुत दुनिया भर की राजनीति बड़ी खतरनाक है, क्या क्या नहीं होता, क्या क्या नहीं होता। वही तो, जब लग रहा है कि बाजार में ट्रिगर नहीं है, कुछ ना कुछ सिचुएशन बन के आ जाती है। बट चलिए, रिजॉल्व हो गई सिचुएशन। सिलेबस क्वेश्चंस का मजा ही अलग है, मजा ही अलग है, उसको अटेम्प्ट करना, सॉल्व करने का मजा अलग ही है ना। बट ये कुछ पढ़ा लिखा तो क्या है, आउट ऑफ सिलेबस, बिना पढ़ा करे तब ना, ये तो कुछ अलग ही सब्जेक्ट का हो गया। मजा आ गया, नाइस। बट मन लगा रहा पूरे सैटरडे, मन लगा रहा अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी क्या होता है कि अचानक हम सब बड़े रशिया के मामलों के ज्ञानी भी हो जाते हैं, सबके पास अपना अपना ज्ञान है। ये अच्छा है, सोशल मीडिया पे होने का सबको फायदा है, सबको अपनी भड़ास निकालने का मौका मिलता है। वो मीम चल रहा था ना पिछले हफ्ते, वो सबमरीन वाला इंसिडेंट हुआ। हाँ। मैं उसमें एक्सपर्ट था। हाँ। अब इस हफ्ते में रशिया के इंटरनल पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट हो गया। तो बढ़िया है, होना भी चाहिए, उसमें क्या, अपनी अपनी बात रखने का हक सबको होना चाहिए और सबको बराबर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, मिल रहा है तो रखें। और कई बार क्या होता है, कई बार आप जो अननोन लोग होते हैं उनके भी पर्सपेक्टिव बहुत तगड़े निकल के आते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं हिंदुस्तान में सोच और क्रिएटिविटी की कमी है, बिल्कुल नहीं है जी। तो कभी कभी बहुत बढ़िया चीज़ें निकल के आती हैं। हाँ, अलग अलग पर्सपेक्टिव आता है। एनीवे, अपने मार्केट के हिसाब से ये जो है वो आपको बता दिया। ठीक है सर। अच्छा, मार्केट की बात निकली, पिछले हफ्ते को जरा एनालाइज भी करें, ये इवेंट तो खैर अलग ही है। कंसोलिडेशन वाला हफ्ता देखा लीजिए, ग्लोबल मार्केट में डाउ 5 दिन से हमें नीचे दिख रहा है। अमेरिकी बाजारों में इतने हफ्तों की रैली का ट्रेंड ब्रेक हुआ साप्ताहिक बेसिस पे। हमारे बाजार में पिछले हफ्ते कंसोलिडेट हुए। तो अपने दीप यही बात कर रहे थे कि थोड़ा सा जब तक 18,900 पार करके निफ्टी ना निकले या 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ना निकले, तब तक बड़ी तेजी नहीं करनी है, फ्रेश तेजी नहीं करनी है। और हल्का फुल्का टाइम वाइज और एक रनिंग करेक्शन है 2 से 3% का निफ्टी पर और 5 से 8% का मिड कैप शेयरों में हो सकता है। और आप देखिए कल, माफ कीजिएगा, पिछले हफ्ते मिड कैप शेयरों में करेक्शन थोड़ा ज़्यादा हुआ। 12 हफ्ते से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार हफ्ते दर हफ्ते बढ़ रहे थे, कहीं तो रुकेंगे ना। 12-13 हफ्ते से आपका नैस्डैक बढ़ रहा था, 5 हफ्ते से S&P आपका ऊपर था, 3 हफ्ते से डाउ ऊपर था। तो एक वीकली क्लोजिंग कमजोर हुई, लेकिन वहाँ भी देखिए तो वीक ऑन वीक बेसिस पे कोई बहुत ज़्यादा कमजोर नहीं हुए, 1-1.5% ही कमजोर हुए हैं अमेरिका के बाजार। सो मेरे ख्याल से एक रनिंग करेक्शन है, सारे ट्रिगर्स निकल जाने के बाद। अब आप उसको नाम ब्याज में बढ़ने का डर दे दें, जो भी दे दें, लेकिन एक हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन अमेरिकी बाजारों में भी है जो बनता है। जो हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन हमारे बाजारों में वो बनता है। अब जहाँ तक इस हफ्ते का सवाल है, चूंकि हम मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में जा रहे हैं, बुधवार को छुट्टी है। दूसरा, ये रशिया यूक्रेन वाला मामला और नया अपने सामने आ गया। तो इन सबको देखते हुए गुरुवार तक एक बड़ी रिकवरी या बड़ी तेजी बनेगी, इसकी संभावना कम लगती है। संभावना बोल रहा हूँ, मैं मना कभी नहीं करता किसी भी चीज़ को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि खराब खबरों के बीच में ही बाजार तेजी से उठता है। लेकिन मेरा ये समझ है शायद ये हफ्ता थोड़ा और आपको सावधानी भरा निकालना पड़ेगा, और स्पेशली सावधानी आपको मिड कैप स्मॉल कैप में रखनी है, क्योंकि वो ज़्यादा भागे हुए हैं, ज़्यादा बढ़े हुए, तो करेक्शन होगा तो गजों में कम होगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में स्टॉक स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस ले लीजिए, डिफेंस के लिए बड़े समय बाद थोड़ा आपको गुरुवार शुक्रवार को हल्की कमजोरी दिखिए, जो थोड़ी और आगे बढ़ सकती है। क्यों? ज़्यादातर अच्छी खबरें आपके सामने आ गई। अमेरिका की यात्रा खत्म हो गई, HDFC म्यूचुअल फंड ने जो डिफेंस फंड लॉन्च किया था उसकी खरीदारी शायद खत्म हो गई हो। सो अब इन शेयरों के जो वैल्यूएशन महंगे हैं वहाँ पर आपके लिए खरीदारी का मौका नहीं मिलता। तो कोई सेक्टर स्पेसिफिक आपको करेक्शन दिख सकते हैं। करेक्ट। तो ये जैसे बैंक निफ्टी है तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। जब तक HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के मर्जर को लेकर थोड़ा सा चलेगा तब तक शायद बैंक निफ्टी थोड़ा दबा रहे, उसके बाद वापस से तेजी है। लोगों का वो अलग अलग, कभी अंदाज आता है कि फ्लोट कम होगा, वेटेज घटेगा, कभी फ्लोट बढ़ेगा, कभी म्यूचुअल फंड्स को कम करनी पड़ेगी, कभी नहीं करनी पड़ेगी। इन सब के बीच में थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। सो अपनी पोजिशनिंग सिंपल ये है कि एक थोड़ा हल्का फुल्का जो करेक्शन शुरू हुआ है वो इस हफ्ते चलेगा। टाइम वाइज करेक्शन भी होगा, हल्का फुल्का प्राइस वाइज करेक्शन भी होगा। निफ्टी में 2-3% से ज़्यादा की कमजोरी है नहीं टॉप से, वो भी टॉप से बता रहा हूँ। और बैंक मतलब 18,200-300 के नीचे में निफ्टी नहीं देखता। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में स्टॉक स्पेसिफिक 5 से 10% का करेक्शन होगा, उसके अलावा इससे ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो आई थिंक ये हफ्ता आपको कंसोलिडेशन करेक्शन में धीमे धीमे निकालना है। इस एक्सपायरी के बाद बाजार फिर से ठीक होने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कि ग्लोबल से कोई बड़ा एक्सीडेंट ना मिले। कोई अननोन चीज आ जाए वो तो आपको हमें पता नहीं, बट अदरवाइज नोन चीजों में आपका टाइम वाइज करेक्शन भी हो जाएगा, प्राइस वाइज करेक्शन भी हो जाएगा, एक्सपायरी भी खत्म हो जाएगी, वापस ऊपर। तो थोड़ा एक कंसोलिडेट करना था, वो बाजार ने कर लिया यार, करना है।
करना इस है, हफ्ते और इस हफ्ते भी कर सकते और करना हैं। है। ठीक है, मतलब एक चीज क्या है दीप, देखो आज आपके पास तुरंत सुबह खुलते ही 9:15 पे अभी का अभी सब ले लूं, ऐसा कोई रीजन है? नहीं है। नहीं, बस वही वाली बात है। तो मैं आप आज ना लूं कल लूं तो क्या फर्क पड़ता है, अभी नहीं लूं दोपहर में लूं तो क्या फर्क पड़ता है, इस हफ्ते नहीं लूं अगले हफ्ते लूं तो क्या फर्क पड़ता है। सो आपका बाइंग डिसीजन थोड़ा पोस्टपोन हो जाता है कि भाई ठीक है ले लेंगे ना, कहाँ भाग रहा है ना। सो वो कहाँ भाग रहा वाली जब तक फीलिंग नहीं आती तब तक आप कूद कूद के नहीं लेते हैं, चढ़ के नहीं लेते। सो वो आराम से अपने भाव से लीजिए, और ये मार्केट आपको रोज मौका दे रहा है, अपने लेवल से लीजिए। इसलिए हमने स्ट्रेटजी चेंज की कि पहले सपोर्ट पे नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर लेना है। जो मजबूत सपोर्ट है वहाँ खरीदिए, हल्के सपोर्ट में मत खरीदिए, पहले सपोर्ट में मत लीजिए, और ऊपर में प्रॉफिट बुक करते रहिए, वापस नीचे आइए। और आज की स्ट्रेटजी में यही लिखा है दीप में, ग्लोबल सपोर्ट थोड़ा कम है नेचुरली, एफआईज ने भी थोड़ा हाथ रोका हुआ है। राइट सर, जितना तेजी से खरीद रहे थे पिछले हफ्ते थोड़ा रोका है। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी है, थोड़ी ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी तो बेचते भी रहे, है ना। संकेत नहीं, स्ट्रेटजी। तो ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखेगी। रूस का जो घटनाक्रम है उस पर आपको नज़र रखनी है जी सर। कि कभी भी कोई भी खबर वहाँ से आए तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। और बाकी तो जो आपको मैंने दिए हैं सारे के सारे लेवल्स जो पिछले हफ्ते भी दिए, आज फिर से वही देना चाहता हूँ। निफ्टी 18,475, इसके नीचे बंद होगा तो ही आपको तनाव लेना है। बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे बंद होगा तो ही आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। जब तक 18,475 और 43,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक कोई खास दिक्कत वाली बात इसलिए फिर कोई बड़ा डाउनसाइड लेवल ऐसा टेस्ट नहीं हुआ। वो एक तरफा घटेगा ही नहीं। हाँ। वो धीरे धीरे, क्योंकि बढ़े भी धीरे धीरे ना दीप। राइट सर। तो इसलिए घटेंगे, एक तरफा घटेंगे नहीं हम। राइट सर। 43,000 से 44,000 की रेंज में बैंक निफ्टी ने बहुत समय बिताया। यस सर। तो घटने में बिताएगा। 18,300 से 18,800 के बीच में बहुत समय बिताया, घटने में भी बिताएगा। और अच्छी बात है, हर एक लेवल पर बाइंग और सेलिंग दोनों होनी चाहिए। बढ़े तो भी धीमे, घटे तो भी धीमे, ताकि आपको शांत दिमाग से समय मिले अपना डिसीजन लेने का। 18,900, 44,100, अब ये लेवल दोनों पार करके टिकेंगे तो फिर वापस हम अच्छी तेजी के मूड में आएंगे। गॉट इट सर। ठीक है, तो बताएं सर फिर आज के संकेत। आज के संकेतों में ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर है जी। एफआईज के संकेत न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव, न्यूट्रल ही मानिए। घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव हैं। वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल। सेंटीमेंट थोड़ा सावधानी भरा है, और ट्रेंड है आपके लिए पॉजिटिव। ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं, ट्रेंड में कोई नहीं। ठीक है सर। बड़े लेवल्स निफ्टी 18,600 635 पहला सपोर्ट जोन है आपके लिए निफ्टी पर। इसके ठीक नीचे 18,465 से 18,550 ये खरीदारी के लिए अच्छी जगह। ओके। हायर साइड पर 18,690 18,755 पहला रुकावट का रेंज, जहां पर पार करना थोड़ा मुश्किल होगा, पार करके टिके तो 18,775 से 18,825 बिकवाली के लिए परफेक्ट जगह है, जहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी बहुत ही क्रूशियल लेवल के नजदीक पहुंच रहा है। 43,500 43,350 43,500 43,350 43,500 पहला और मजबूत सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, अगर गए तो 43,000 43,200 फिर आखिरी उम्मीद सपोर्ट के लिहाज से बैंक निफ्टी पर। ऊपर 43,725 43,825 पहली हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, पार करके टिके तो 43,875 से 43,975 प्रॉफिट बुकिंग रेंज है। वापस से 44,100 के ऊपर जब निकलेगा तब बढ़िया तेजी बनेगी। अदरवाइज 44,000 44,100 आपके लिए बहुत सप्लाई जोन है, इसलिए 44,000 के आसपास ही आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों करनी चाहिए। ठीक है सर। चलिए, डेटा पुट कॉल रेशियो और इंडेक्स लॉन्ग एफआईज की 53% है, कुछ बदला नहीं है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.93 थोड़ा घटकर आया, कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.88 ठीक है, और विक्स 3% घटा है। क्यों घटा है भगवान जाने। ठीक है, 2-3 दिन से एफआईएस की पोजीशन में हार्डली कुछ फर्क आ रहा है सर, उसी लेवल के आसपास मेंटेन कर रहे हैं। वही का वही है, कोई खास बदलाव नहीं। मौजूदा स्टॉप लॉसेस 18,550 ये आप निफ्टी पर रख सकते हैं, और किसी को दूर छोटा थोड़ा और दूर रखना है तो 18,475 रखें। मेरे ख्याल से 18,550 काफ़ी है आपके लिए स्टॉप लॉस के लिहाज से। ठीक है। और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस 43,300 का रखें। लास्ट टाइम 43,345 का लो बनाया था, उससे थोड़ा सा नीचे 43,300 रख लीजिए। क्लोजिंग 43,450 के नीचे हो तो थोड़ा आपको पोजीशन कम कर लेनी चाहिए, अदरवाइज ठीक है। और जिनको छोटा स्टॉप लॉस करना है क्लोजिंग बेसिस पे दी, वो 43,600 भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। नीचे की तरफ लॉन्ग साइड का स्टॉप लॉस आपको लगाने की मेरी तरफ से छूट है। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या है, अगर आप समझो 44,000 से लेके बैठे हो तो आप 43,600 रख लो क्लोजिंग। आपको 43,450 क्यों रखना है, आप और नीचे थोड़ा ऊपर कर लो। तो आपकी किस लेवल की किस जगह से आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई, उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो आप चाहें तो थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है। शॉर्ट पोजीशन है तो शॉर्ट पोजीशन में स्टॉप लॉस 18,901 ही निकल कर आता, थोड़ा सा दूर है 200 सवा 200 पॉइंट, लेकिन वही है वो हाई के पास लगाना है तो आप अपनी मर्जी है।
और बैंक निफ्टी पर 44,100 राउंड फिगर। ठीक है सर, चाहे 44,000 के, आज मैंने 44,000 कर दिया, 44,000 या 44,100 जो आपको ठीक लगे, कोई भी लगा लीजिए, कोई इशू नहीं। नई पोजीशन सर, बेचना है निफ्टी, लेकिन आज थोड़ी मैंने रेंज दी है बेचने की। मैं तुरंत ही 2-3 दिन से लगातार तुरंत ही बेचने की राय दे रहा हूँ, राइट। लेकिन आज मैंने रेंज दी, थोड़ा सा ऊपर मिले तो मजा आएगा बेचने का। 18,750, 18,825 मिल जाए दीप तो कहना ही क्या, मजा आ जाए। उस रेंज में बेचना चाहिए। 18,900 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट जो बनेंगे 18,715, 690 दो छोटे टारगेट हैं, 660, 635 दो मीडियम टारगेट, 18,600, 18,560 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिक वाली। गॉट इट। जो लोग खरीदना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। अच्छी रेंज जो खरीदने की है 18,535 से लेकर 18,600 की रेंज में आपको खरीदारी करनी है, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है आपको 18,450 का, ठीक है। और टारगेट जो बनेगा 18,635 और 660 दो छोटे टारगेट है, 690, 715 दो मीडियम टारगेट, 750, 775 तक के बड़े टारगेट के लिए निफ्टी में करनी है खरीदारी। इन दोनों रेंज में से कोई भी मिले उस पर ट्रेड जरूर लेना। अच्छा, बेचने की रेंज आ जाए पहले तो वहाँ ट्रेड ले लेना, लेने की रेंज आ जाए तो वहाँ ट्रेड ले लेना, लेना दोनों तरफ, लेना दोनों तरफ। हाँ, ये रेंज परफेक्ट है। नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आपकी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, बताया आई नहीं, आप इंतजार करते रहे, आई नहीं, नहीं आए तो कोई बात नहीं, पैसे तो नहीं लगे। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन इस रेंज में अगर आप ट्रेड करेंगे तो पैसे बनने की संभावना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बहुत फेवरेबल हो जाएगा। तो इसलिए रेंज का इंतजार करें। और दूसरी चीज, लेना भी टुकड़ों में है, देना भी टुकड़ों में, एक साथ पूरा सौदा मत कर देना। और अगर आप एक ही लोड करते हैं तो फिर आप अच्छे लेवल पे उस समय का मूड माहौल देखकर कि मुझे इनिशिएट क्या करना है वो देखना है, मोमेंटम कितना स्ट्रांग है, ग्लोबल सपोर्ट है कि नहीं है, वो दोनों तीनों चीज़ें आसपास की स्क्रीन को देख के तब डिसीजन। लेकिन जो अगर आप मल्टीपल करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 18,535 600 में लेना है तो 535 पे भी ले लिया, 600 पे ले लिया, 555 पे थोड़ा ले लिया, तो 2-3 टुकड़ों में ले लिया, 2 लेना तो 600 और 535 पे लिया। ऐसे थोड़ी स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी, है ना। थोड़ा थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना जरूरी है, बिल्कुल मतलब ऐसा हलवा बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो चम्मच से मुंह में भी दे सकते हैं, ऐसा थप्पड़ मार के ऊपर से मार के निकालने वाला काम नहीं करना है, वो मेहनत करनी है, उतना तो आप कर लो। ठीक है, करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें मज़ा भी नहीं आएगा फिर। ओके, बैंक निफ्टी बेचने की राय है, और बेचने के लिए जो परफेक्ट रेंज है दीप 43,775, 43,925, 43,775, 43,925 अगर इस रेंज में आए तो आराम से टुकड़ों टुकड़ों में बेचे, थोड़ा 775, 825, 925 या 875, 925 2-3 टुकड़ों में आराम से बेचिए। 44,100 का स्टॉप लॉस होगा आपका, 43,675, 625 दो छोटे टारगेट, 525, 450 दो मीडियम टारगेट, 43,400, 43,350 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिक वाली। ठीक है, जो लोग खरीदना चाहते हैं शौक फरमाएं, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है 43,350, 43,500 की रेंज में एक चांस ले लीजिए खरीदने का। स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूँ, 43,200 का लगा सके तो खरीदना, नहीं तो मत खरीदना, स्टॉप लॉस दूर ही रहेगा। टारगेट जो बनेगा वो 43,625 और 675 दो छोटे टारगेट हैं, 750, 825 के दो मीडियम टारगेट हैं, 875, 925 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बैंक निफ्टी में खरीदारी। लेवल्स क्रिस्टल क्लियर, एकदम फर्स्ट क्लास, परफेक्ट। गॉट इट सर। ठीक है, चलिए ये सारे एक्शन हो गए। बैन लिस्ट में भी सर बदलाव होते हुए हमें दिखे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की एंट्री हो गई है बैन में। हिंदुस्तान कॉपर, L&T फाइनेंस, PNB और RBL बैंक ये बैन में ऑलरेडी बने हुए हैं। बाहर आ गया बैन से BHEL। तो आज के बड़ा बदलाव, HAL की एंट्री और BHEL की एग्जिट, इन दोनों स्टॉक्स पर रखेंगे आज नजर। अच्छा, थोड़ा डेटा भी समझाए, कम एक्शन दिखा है सर फ्राइडे को। ढेरों ब्लॉक डील्स एक बार फिर से थी, बट एक्शन उतना ज्यादा नहीं था। एग्जैक्टली पता नहीं है ब्लॉक डील का क्या एडजस्टमेंट है। 350 करोड़ का कैश में बेचा है, सामने 500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, तो नेट 150 करोड़ की स्टॉक्स में खरीदारी है। 250 करोड़ के इंडेक्स बेचे जो कि बहुत छोटा है। लोकल फंड ने 700 करोड़ के आसपास की कैश में बिकवाली की, तो डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं। वायदा कारोबार के डेटा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है दीप 18,700, जिससे थोड़ा आप नीचे बंद हुए। 18,665 बंद हुए। 35 पॉइंट अगर आप मजबूत हो जाए तब तक सोचना मत कि आप मजबूत हैं। अच्छा, 18,700 के ऊपर ही आप 1 पॉइंट से गिनिएगा। ओके। 18,700 के नीचे जब तक है तब तक आप ढीले ही हैं, ठीक है, भले ही बढ़ जाए। तो 18,700 क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, 18,700 के पुट पर 75 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 85 लाख शेयर है, और यहाँ से ही आपको ट्रेंड डिसाइड करना है। तो 18,700 के ऊपर बढ़ेंगे तो थोड़ा बेहतर फील करेंगे, नीचे तब तक खराब ही है। 18,800 पार करना बहुत पसीना आ जाएगा। 1.5 करोड़ शेयर कॉल राइटर खड़े हैं, मुश्किल है मामला, ये सिंपल है। ठीक है। बैंक निफ्टी 43,500 इमीडिएट सपोर्ट है, 38 लाख शेयर, इसके नीचे और खराब होंगे। ऊपर में 43,800 हल्की फुल्की रुकावट, ये आपके लिए सिंपल। ठीक है सर, गॉट इट। ओके,
तो ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन, आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स, एक्सपायरी वीक की स्ट्रैटेजी। आइडिया फोर्स का आईपीओ खुल रहा है, 9 बजे बात करेंगे सर उसके बारे में। हाँ 9 बजे आईपीओ आज खुल रहा है, बिल्कुल। बट एक स्टॉक के बारे में बात करनी है सर आपके साथ, और वो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। इसमें बड़ा डेवलपमेंट आज सुबह ही हमें पता चला, डीलिस्टिंग की तैयारी कर रहा है सर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। 29 जून को डीलिस्टिंग है, और ये इस पे कुछ बड़े सवाल आ रहे हैं जी। मार्च में इसका इशू आया था, मार्च 2018 में, ठीक है, और अप्रैल में इसकी हुई थी, 5 अप्रैल को लिस्टिंग हुई थी। इशू प्राइस इसकी थी 520 रुपये। मुश्किल से इशू भरा था 0.78 टाइम, 78% इशू पूरा नहीं भरा। और तब मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैंने इस इशू में पैसा नहीं लगाने की राय दी थी। अच्छा। क्योंकि ये इशू तब बहुत महंगा दिया गया था। तब मैंने ये सवाल उठाया भी था कि अगर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जिसके पेरेंट आईसीआईसीआई बैंक है, वो कोई प्रमोटर नहीं है जी, वो इंस्टीट्यूशंस हैं। एग्जैक्टली। और अगर इंस्टीट्यूशन रिटेल शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं बना कर देंगे या टेबल पर कुछ नहीं छोड़ेंगे तो कौन छोड़ेगा? एग्जैक्टली। प्राइवेट प्रमोटर्स तो फिर और ज़्यादा लालची हो जाएंगे। और इसलिए लिस्टिंग नीचे होना तय थी, और नीचे हुई भी। 435 रुपये पे लिस्टिंग हुई, अच्छे खासे डिस्काउंट, ऑलमोस्ट 100 रुपये नीचे हुई, ऑलमोस्ट 100 रुपये डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई। और उसके बाद से आज 5 साल हो गए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कुछ पैसा बनाकर इन्वेस्टर्स को दिया नहीं। जी सर। नो डाउट, आप कहने के लिए कह सकते हैं 895 का हाई हुआ, लेकिन लाइफ लो भी 188 रुपये का है, ये ध्यान में रखिए। अब मैं कुछ डेटा बताना चाहता हूँ। जी सर। 75% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, आईसीआईसीआई ग्रुप के पास में, राइट। 9.9% एफआईज के पास में, 5% लोकल फंड्स के पास में, जिसमें 3% एलआईसी के पास में, 11.5 साढ़े 11% जनता के पास है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। 2018, ये मैं 2018 का आपको डेटा बताऊँ, आय थी 1860 करोड़ रुपए, दुगनी हो गई। अब 2023 में 3400 करोड़, आय दुगनी हुई है 5 साल में। कामकाजी मुनाफा 919 करोड़ था, ईबिटा 2112, दुगने से ज़्यादा। मार्जिन्स 49% पे ट्रेड करते थे, अब 62% है। मुनाफा 550 करोड़ था, जो बढ़कर दुगने से ज़्यादा 1120 करोड़ के आसपास, यानी कि हर चीज़ दुगनी से ज़्यादा। आज की तारीख में रिटेल कैश मार्केट में 11% मार्केट शेयर है, रिटेल डेरिवेटिव में 3.5% से ज़्यादा, कमोडिटीज 6%, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बड़े इन्वेस्टर्स में, 22.5% मार्केट शेयर है, और 0.2% म्यूचुअल फंड्स में। अब जो डीलिस्टिंग ऑफर आया है, तो बड़ा सवाल है कि आपने 5 साल में इन्वेस्टर्स को दिया क्या है? एग्जैक्टली। क्या दिया है जिसकी आप डीलिस्टिंग करवा रहे हैं? कुछ डबल हो गया। मतलब आपने 5 साल पहले इशू लाए, पैसा यूज किया, और आज उसी भाव पर आप डीलिस्टिंग करवा रहे हैं। करेक्ट, लगभग वही भाव है आपका, जिस भाव में 520 रुपए की इशू प्राइस थी, मेरे ख्याल से 530-35 का अभी भाव है। करेक्ट, 570 है। 570, हाँ। तो आपने 5 साल में कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं है, राइट। 560। मेरा ये मानना है कि अगर आईसीआईसीआई ग्रुप जो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप है, अगर वो रिटेल शेयर होल्डर्स को, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप किस तरह की एक प्रेसिडेंस रखना चाहते हैं? अगर डीलिस्टिंग करनी है, मिनिमम 1000 रुपए में होनी चाहिए। अच्छा, मिनिमम। दुगुना भाव तो बनता है जिस भाव में आप इशू लेके आए, बाकी सब आपका डबल हो गया है। हाँ, सब चीज डबल हुई। और क्या आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर होल्डर को 5 साल में पैसा डबल करने का हक नहीं है? होता है। जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पर चल रहे हैं, जब रिटेल का बूम है, आप सबसे बड़े रिटेल ब्रोकर हैं जी, करेक्ट। और डीलिस्टिंग भी आप इसीलिए करवा रहे हैं कि 5 साल में शेयर का दाम वहीं का वहीं है, कहीं गया नहीं है, बिजनेस डबल से ज्यादा हो गया। और अभी हाल ही में खबर रहता है आईएफएल पे 2 साल के लिए नए अकाउंट लेने पर बैन लगा। किसको फायदा होगा इस तरीके से? और जो नया रिटेल आ रहा है, और जैसे जैसे मार्जिनिंग सिस्टम टाइट हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर को सबसे ज्यादा फायदा है। तो अगर पूरे पैसे देख रहे लोगों को ट्रेड करना तो वहीं जाकर करेंगे, करेक्ट। जिनके पास फाइनेंशियल मसला, आज 22.5% एमटीएफ में मार्केट शेयर क्यों है आईसीआईसीआई का? तो पैसा बहुत है। सो आई थिंक जब भी कोई भी प्रमोटर डीलिस्टिंग करवाता है, तो मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है उसको अगले 2 साल की कमाई की प्रीमियम शेयर होल्डर्स को आज ही देनी चाहिए। मैं तो पिछले अगले 2 साल की भी मैं नहीं मांग रहा, मैं पिछले 5 साल की मांग रहा हूँ कि पिछले 5 साल में जो आपको शेयर होल्डर को देना था, जो आपने नहीं दिया, आपको देना पड़ेगा, देना चाहिए। और जितनी ये इन्वेस्टर्स को गाइड करने वाली संस्थाएं हैं, है ना, जो एडवाइजरी फर्म्स हैं, उनके लिए ये एक बड़ा मैसेज है इसमें कि वो उठे और शेयर होल्डर्स को बताए, आईसीआईसीआई के मैनेजमेंट को बताए कि बॉस आपको डीलिस्टिंग, अगर मैं होता 1200 से 1500 रुपये में डीलिस्टिंग करता। 3 टाइम में भाव से मत देखिए, भाव से क्यों दीप, मुझे पहले तो 5 साल में आपने बिजनेस डबल किया, उसमें मुझे क्या मिला, ठीक है। उसके बाद अगले 2 साल की कमाई जो आप करेंगे उसका क्या एग्जैक्टली।
करेक्ट। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आप तो कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर तो है नहीं ना, इसलिए किसी के घर का पैसा तो नहीं लगाया ना, सब इंस्टीट्यूशंस का लगाया है, इंस्टीट्यूशन से मिलकर आईसीआईसीआई बनाया है, आईसीआईसीआई बैंक सिक्योरिटीज बनाया है। आप नहीं देंगे तो कौन देगा? आपको तो एक वो बनानी चाहिए प्रेसिडेंस की, देखिए हम शेयर होल्डर्स को कैसे रिवॉर्ड कर रहे हैं। जब इशू लाए तभी महंगा लाए, इशू महंगा आने के बाद से कभी परफॉर्म नहीं हुआ इसी वजह से, हमेशा महंगा रहा है शेयर, और अब आप उसी भाव पे निकल जाएंगे, ऐसा कैसे भाई? तो मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है, और मैं सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत स्ट्रांगली कहता हूँ, कोई भी हो बड़ा, कितनी भी बड़ी फर्म हो, कितनी भी बड़ा बैंक हो, कितना भी बड़ा प्रोमोटर हो, ऐसे होने पौने दामों पर शेयर मत दीजिए। और ये जितने म्यूचुअल फंड्स हैं, चलो एफआईएस पे तो कोई हमारा कंट्रोल नहीं, सुने ना सुने, लेकिन 5% जो डीआई होल्डिंग है, मैं देखता हूँ अगर ये इनमें से कौन औने पौने दाम पर टेंडर करता है, हम उन पर नज़र रखेंगे, सवाल पूछेंगे कि क्यों 5 सालों में आप उसी भाव पर प्रोमोटर को अपनी इक्विटी यूज़ करने दें। और मार्केट लाइफ हाई पे है दीप, ऐसा नहीं कि मार्केट खराब हुआ है, बिजनेस डबल है। कैसे आईसीआईसीआई औने पौने दाम पर डीलिस्ट करवा सकता है? देखते हैं 29 तारीख को मीटिंग है, क्या प्राइस आती है, फिर उठाएंगे मुद्दा ये। लेकिन शेयर होल्डर्स को अच्छा पैसा मिलना ही चाहिए, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है। वैसे सर आपने प्राइस की बात करी, फ्राइडे की रैली हुई है 7-8% की, अगर आप रैली निकाल दें तो थर्सडे की क्लोजिंग आईपीओ प्राइस से नीचे तो देखो ये और चीज़ नहीं चाहिए, इसका मतलब कहीं किसी को भनक होगी कि आने वाला है डीलिस्टिंग, तो 7% चलो फ्राइडे को बढ़ गया, राइट, इसका मतलब आप इशू प्राइस पे वापस लेके जा रहे हैं। अरे वाह, ये क्या है? कैसे ऐसे? फिर तो यार ये ऐसे ही ले लो, डीमेट अकाउंट में से निकाल के ले लो। करेक्ट सर। नहीं, ये नहीं चलेगा, तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज है आईसीआईसीआई के सिक्योरिटीज के मैनेजमेंट के लिए। और एक और चीज, इन्वेस्टर एडवाइजरी फर्म और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के बोर्ड पर है, वो भी ध्यान से सुने जी, पूछा जाएगा आपको भी अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो सब पे सवाल उठेंगे। जो भी डिसीजन ले, जो प्राइस ले, सोच समझ के लीजिए। मैं बहुत साफ साफ बता रहा हूँ, सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है कि क्या भाव देना है लोगों को, और ये भाव मार्केट प्राइस से डिसाइड नहीं होगा, कंपनी की वैल्यू से डिसाइड होगा। एग्जैक्टली। और आगे के 2 साल की अर्निंग भी इन्वेस्टर्स को आज दीजिए अगर आप उनसे इक्विटी लेकर डीलिस्ट करना चाहते हैं। नहीं, कम से कम आज जो भाव सही बनता है वो तो देना ही पड़ेगा, ये मेरा पक्का मानना है। बिल्कुल सर। चलिए, ये आपके लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, और जैसा अनिल जी कह रहे हैं सही भाव पर लेकर आइए, अच्छा प्रीमियम दीजिए इन्वेस्टर्स को, उनकी वैल्यू मिलनी चाहिए उनकी शेयर होल्डिंग की। ओके, तो ये स्टॉक तो आज फोकस में रहने वाला है, हमारी मुहिम भी है, इस पर भी आप रखेंगे नज़र। आइए, हमारी टीम भी तैयार है बाकी स्टॉक्स पर खबरें लेकर। कुशल, नुपुर, अरमान और साथ ही आशीष। कुशल, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें क्या है आज की? मॉर्निंग दीपा, ट्रिगर्स के लिहाज से आज जी एंटरटेनमेंट फोकस में फिर से रहने वाला है, क्योंकि सेबी के ऑर्डर पर सैट में आज सुनवाई होने वाली है। साथ ही सिटी यूनियन बैंक है, यहाँ पर बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। केफिन टेक्नोलॉजीज, इसका प्री आईपीओ लॉक इन भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। बड़ी ब्लॉक डील के बाद फुत्सी फ्लोज में एडजस्टमेंट्स आज के ओपनिंग से ही इफेक्टिव होते हुए दिखेंगे, और यहाँ पर HDFC AMC, श्रीराम फाइनेंस समेत टिमकन इंडिया में जो इनफ्लोज हैं वो बढ़ सकते हैं। सुजलॉन एनर्जी यहाँ पर करीबन 89.69 लाख शेयर्स आज राइट्स बेसिस पर लिस्ट होते हुए दिखेंगे। साथ ही आईपीओ के लिहाज से आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज से खुलेगा, 29 जून तक खुला रहेगा। टाटा कम्युनिकेशन एक्स डिविडेंड भी ट्रेड करने वाला है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर आज के लिए आपको फोकस करना है। ओके, नुपुर, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें लेकर आई हैं आप? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जैसे कि कुशल बता रहे थे, आइडिया फूड्स का जो आईपीओ है वो आज ओपन होने वाला है। अगर उसका एंकर बुक देखें तो 255 करोड़ कंपनी ने वहाँ से जुटाए। नोमुरा फंड्स, HSBC फंड, गोल्डमैन सैक्स, मिराय एसेट, ICICI प्रूडेंशियल जैसे कुछ नाम यहाँ पे आएंगे सामने। HMI एग्रो जो फाइनल सब्सक्रिप्शन जो हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ, 1.6 टाइम्स बढ़ते हुए नजर आया। 480 करोड़ का ये आईपीओ था। इप्का लैब्स, जहाँ पे कंपनी की इंदौर पीतम्बर फैसिलिटी में US FDA ने जांच की है। पीतम्बर में कंपनी की फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में 8 आपत्तियां जारी की गई है। US FDA से फॉर्म 483 मिला उसमें। श्री सीमेंट, जहाँ पे कंपनी ने इनकम टैक्स के सर्वे को लेकर जानकारी दी है, सर्वे अभी भी जारी है, कंपनी का ये कहना है। पूरी मैनेजमेंट टीम का अधिकारी पूरी मैनेजमेंट टीम जो है वो अधिकारियों को सहयोग दे रही है, और मीडिया में जो कंपनी के बारे में नकारात्मक जानकारी चल रही है, कंपनी से इनपुट मांगे बिना ये जानकारी दी जा रही है। तो श्री सीमेंट भी फोकस में रहेगा। RVNL, जहाँ पे कंपनी को महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से L1 बिडर घोषित किया गया है। 395 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ 30 महीनों में इसे पूरा करेगी कंपनी। तो पॉजिटिव न्यूज़ आते देखिए RVNL के लिए। और लास्ट में NHPC, जहाँ पे ग्रिडो ओडिशा के साथ MOU कंपनी ने साइन किया है। 2000 मेगावाट पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट और 1000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट
को बनाएगी कंपनी, तो पॉजिटिव न्यूज़ है NHPC के लिए भी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट खबरें जहाँ पर आ रही हैं। अरमान बताएं, आपके पास कौन सी खबरें? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, आइडिया फोर्स टेक, ज़ेनटेक या फिर आप BL बात करें, मैपमा इंडिया, इन सारे कंपनीज़ पे आपको फोकस रखना है क्योंकि सरकार ने सिविल यूज़ के लिए मेड इन इंडिया ड्रोन को एक्सपोर्ट करने पर जो रजिस्ट्रेशन है वो खत्म कर दिया है। उसके चलते अगर आप देखें, ये सारे स्टॉक्स यहाँ पर फोकस में रहेंगे। REC 4.35 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड का ऐलान करा है और 14 जुलाई जो है वो रिकॉर्ड डेट जो है वो तय की गई है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एल्गोरिदम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म U-Trade एल्गोस को कंपनी लॉन्च करेगी। उसके पहले अगर आप देखें तो उन्होंने बीटा वर्जन जो है वो पेश किया था। अजंता फार्मा यहाँ पर दहेज प्लांट को US FDA से क्लीन चिट वो मिलती हुई दिखी है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर 29 जून को बोर्ड बैठक में शेयर जारी कर फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। HDFC लिमिटेड, HDFC लाइफ, HDFC बैंक यहाँ पर आप ध्यान रखें क्योंकि IRDAI ने HDFC लिमिटेड को HDFC लाइफ और HDFC एर्गो में 50.5% से हिस्सेदारी जो है करने की मंजूरी दी है। उसी के साथ साथ दोनों कंपनियों में HDFC लिमिटेड का जो हिस्सा HDFC बैंक को ट्रांसफर करेगी। HDFC लाइफ में कंपनी को मुंबई जोनल यूनिट से लगभग 940 करोड़ के आसपास का GST का नोटिस जो है वो मिला है। नोटिस में पूछा गया कि कंपनी से ये टैक्स क्यों नहीं लेना चाहिए। और अंत में वहीं HDFC लिमिटेड पर बात करें तो सेवियर ट्रस्टी लिमिटेड जो कंपनी की सब्सिडरी अब जो है वो नहीं रही है क्योंकि कंपनी की सब्सिडरी STL ने पूरी हिस्सेदारी जो है बेच दी। ओके, और एक और राउंड ऑफ खबरों के लिए चलते हैं कुशल के पास। कुशल, बहुत सारी ब्लॉक डील्स भी हुई थी, जरा उनके बारे में बताइए और क्या खबरें वो भी बताएं। बिल्कुल, तो ब्लॉक डील्स के पहले यहाँ पर दो खबरें हैं मेरे पास, जिसमें सबसे पहले तो गो फर्स्ट को लेकर खबर आती हुई दिख रही है और यहाँ पर गो फर्स्ट लेंडर्स ने करीबन 400 करोड़ की अंतरिम फंडिंग को मंजूरी दे दी है। इससे बॉम्बे बर्मा, इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट समेत ईजी ट्रिप प्लानर्स इन पर नज़र रखिए क्योंकि 1 जुलाई से करीबन 78 रूट्स पर ये अपना जो कामकाज है दोबारा से शुरू कर सकते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशंस है। अब यहाँ पर अब फोकस यही रखना है कि यहाँ पर DGCA की तरफ से ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी कब मिलती है। साथ ही TCS यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर जो खबरें चल रही थी उस पर सफाई आई कंपनी की। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कथित घोटाले का जो रेफरेंस है वो गलत दिया गया है। उन्होंने जांच की है अपने स्तर पर और कंपनी के विरुद्ध कोई फ्रॉड नहीं है और कोई भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं आएगा इस पर। साथ ही बल्क डील्स में लैंडमार्क कार्ड्स यहाँ पर फोकस रखिए जहाँ पर PG ग्रोथ प्राइवेट फंड ने यहाँ पर करीबन 44 लाख शेयरों की बिकवाली की थी। साथ ही प्रमोटर ने भी करीबन 5.5 लाख शेयर बेचे थे। खरीदार में एबेकस एसेट मैनेजर करीबन 4.24 लाख से यहाँ पर खरीदे हैं। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने भी लगभग 10.3 लाख शेयरों की खरीदारी की और आगे भी कई सारे बायर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर खरीदारी की है। कुल मिलाकर 9.7% स्टेक खरीदा गया है। ईज माई ट्रिप यहाँ पर प्रमोटर निशांत पित्ती ने लगभग 6.25 करोड़ शेयर्स, इक्विटी के हिसाब से 3.6% स्टेक है, 42.6 पर शेयर पर बेचे हैं। अगेंस्ट में विल्सन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदारी की और अंत में पराग मिल्क फूड्स जहां पर 6 सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ने 6.8 लाख शेयरों की खरीदारी की है 121.23 प्रति शेयर के भाव पर। तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स। आज के लिए कोई ब्लॉक डील नहीं है कुछ? नहीं, आज स्पेसिफिक कोई ब्लॉक डील पिछले हफ्ते हर दिन एक बड़ा ब्लॉक एक्शन देखा था। आज के लिए एटलीस्ट कोई डिक्लेयर्ड ब्लॉक डील तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स रोज हम बाजार में देख रहे हैं कई सारे स्टॉक्स में आपको बड़ी मूव्स दिखती हैं। आइए, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी ढेरों आई हैं ओवर द वीकेंड, जानते हैं इनके बारे में। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं टॉप रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं आज? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए UPL फोकस में रहेगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 666 की क्लोजिंग चल रही है, 856 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया है। और बता रहे कि कुछ खबरें चल रही जिसमें बताया जा रहा है कि स्पेशलिटी केमिकल्स का डीमर्जर हो सकता है, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग का मौका है। इसके चलते आप देखिए ओवरवेट की रेटिंग दी, करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे का टारगेट दिया है। SBI कार्ड यहाँ पर आज आपको खास एक्शन देखने को मिलेगा। नोमरे की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं, यानी रेटिंग को कर दिया है डाउनग्रेड। और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा घटा है, 1030 से घटाकर सीधे 700 रुपये कर दिया है। स्टॉक चल रहा है 897 रुपये पर और ये मान रहे हैं कि फिलहाल अगर आप देखें तो मार्केट शेयर लगातार घटता जा रहा है और क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में अगर आप ग्रोथ भी देखें तो ये भी मॉडरेट होती जा रही है। वैल्यूएशन भी महंगे है, इसके चलते टारगेट प्राइस भी कट किया और साथ में रेटिंग को भी डाउनग्रेड किया है। एशियन पेज यहाँ पर देखिए एनुअल रिपोर्ट अपलोड होने के बाद मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा और जो लक्ष्य है वो 3700 से बढ़ाकर 3800 कर दिया है। 3298 की क्लोजिंग चल रही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी देखिए एनुअल रिपोर्ट आने के बाद सिटी की तरफ से कवरेज की शुरुआत की गई है, वो भी
भी खरीदारी की राय के साथ 1020 रुपए का टारगेट दिया है। 841 रुपए की क्लोजिंग चल रही है और ये मान रहे कि सभी सेगमेंट्स में अगर आप देखें तो ट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल सुधरते जा रहे हैं, इसके चलते यहाँ पर फोकस रखेंगे। डॉक्टर रेड्डी सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, बिकवाली की राय को बरकरार रखा है। 4994 की क्लोजिंग है, 4270 रुपए का टारगेट दिया है। ओके, तो ये तो नहीं कुछ टॉप रिपोर्ट्स, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? पांचों फोर्टिस हेल्थकेयर जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 305 की क्लोजिंग, 365 का टारगेट दिया और मान रहे कि यहाँ पर अगर आप देखें उन्होंने एक चेन्नई के हॉस्पिटल में हिस्से बिक्री किया और ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक माना जा रहा है और कंपनी इस राइट ट्रैक पर है, इसके चलते ओवरवेट की रेटिंग ये दे रहे हैं। आयशर मोटर्स सीएलएस से खरीदारी की राय दे रहे हैं 4266 रुपए के लक्ष्य के लिए। एबी फैशन यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय दी है, 260 का टारगेट दिया है, स्टॉक चल रहा है 204 रुपए पर और ये मान रहे कि मैनेजमेंट से मिलने के बाद कि हाई रिस्क हाई रिटर्न आइडिया यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। अपोलो टायर सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 445 का टारगेट दिया है, 416 की क्लोजिंग चल रही है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दी है 445 के लक्ष्य के लिए। वहीं नोमेरा अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, थोड़े से बेरिश हैं, 386 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं, 416 की क्लोजिंग है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 136 रुपए के लक्ष्य के लिए और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 3471 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा भरपूर एक्शन। इस एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। वक्त है पिक ऑफ द वीक का। विश्वेश जी सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए मेरी ओर से जो पिक ऑफ द वीक है वो है कैनफिन होम। 736 का लास्ट वीक का क्लोज है और अगर आप देखेंगे तो लास्ट ऑलमोस्ट 10-12 दिन से स्टॉक साइडवेज रहा है 740-730 की रेंज में, लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्च के लो से देखें तो 500 रुपये वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 760 तक चला गया। तो मुझे लगता है कि लास्ट 10-12 दिन का कंसोलिडेशन इट्स अ अपॉर्चुनिटी टू एंटर लॉन्ग इन द स्टॉक साइड। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द वीक 710 का स्टॉप लॉस रिकमेंडेड होगा और मुझे लगता है ये वीक के अंदर 780 तक के टारगेट हम हासिल कर सकते हैं कैनफिन होम फाइनेंस में। कैनफिन होम फाइनेंस इस हफ्ते के लिए ये है विश्वेश जी की पसंद का शेयर जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। 710 का क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा स्टॉप लॉस, 780 के टारगेट ऊपर की तरफ। आइए हिमांशु जी भी हमारे साथ है। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है इस हफ्ते के लिए? हिमांशु जी सुन पा रहे हैं आप? ओह, हिमांशु जी से थोड़ा हमारा संपर्क आगे पीछे हुआ है। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों शहरों में बारिश हो रही है ना, दोनों शहरों में साथ में बारिश हो रही है ना। हाँ, अब तो ये भी नहीं कह सकते किसके यार से कनेक्शन खराब है। आइए तब तक सुमित जी हमारे साथ है। सुमित जी इतनी जल्दी? सुमित जी बारिश के मौसम में इतना जल्दी ऑफिस, वो भी पीछे चॉइस दिख रहा है मुझे। गजब। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग मॉर्निंग सर, बताइए पिक ऑफ द वीक। जी अनिल जी, मैं आज लकीली ट्रैफिक मिला नहीं, इसके लिए एकदम टाइम पे हूँ। बहुत सारे लोग गए नहीं होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग पूरे रात भर बारिश हो रही है तो कभी कभी जिनको नहीं जाना होता है ना तो वो एज्यूम कर लेते कि आज बारिश होगी, पानी वानी भरा होगा, ट्रेन बंद होगी, जाना नहीं है। हाँ। जिनको जाना होता है ना उसमें लेट जाके फायदा नहीं, जल्दी निकल जाओ। तो आज सुमित जी वो दूसरे वाले में रहे कि जल्दी निकल जाओ, बाद में अटक ना जाए। वेरी नाइस सुमित जी, बताएं सर। जी बट अनिल जी, अच्छा खासा बारिश का है, अच्छा मौसम बना हुआ है, अच्छा माहौल बना हुआ है, तो वेदर बहुत अच्छा हो गया फाइनली 20-25 दिन की देरी के बाद। अच्छा तो अनिल जी, जी सर। जी अनिल जी, तो बाय का स्टॉक है इस हफ्ते के लिए। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है चार्ट्स के ऊपर, वो है मैरिको। मैरिको के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। मैरिको मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव दिखाना चाहिए। 517-515 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल है, तो 517 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। 525-526 तक या 2-4 रुपए का कोई भी डिप मिले कल की क्लोजिंग से, तो मैरिको में यहाँ पे सीएमपी पे या डिप में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 545 रुपए से लेके 550 रुपए तक के लेवल मैरिको में यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो 517 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के मैरिको में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 545, 550 ये लेवल ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। 517 का स्टॉप लॉस, 545, 550 दो टारगेट मैरिको खरीदें, ये राय आपके लिए सुमित जी की। हिमांशु जी से भी संपर्क हम पूरी तरह से बना चुके हैं। अब हिमांशु जी, अब अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताएं सर पिक ऑफ द वीक।
बिल्कुल अनिल जी, सुप्रभात आपको, सभी को सुप्रभात। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक रहेगा सन फार्मा। यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 991 रुपए का क्लोज है और यहाँ पर 1030 और 1050 ये दो टारगेट्स के लिए सन फार्मा में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 975 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अनिल जी, फार्मा एज अ सेक्टर में एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है, बाजार की रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती है और सन फार्मा एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद, पिछले कुछ दिनों की कंसोलिडेशन के बाद, मुझे लगता है इस हफ्ते का मूव दिखाने का एक पोटेंशियल रखता है, इसलिए सन फार्मा में यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो सन फार्मा, इस पर भी रखनी है आपको नजर। फार्मा शेयर्स में आज एक्चुअली खबर भी है, रिएक्शन भी आपको आते हुए दिखेंगे। आइए, जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द वीक क्या रहेगी और बाकी कौन से स्टॉक्स जो आपके रेडार पर है? या बिल्कुल, आज वैसे फ्राइडे इवनिंग वाला शो मैंने किया नहीं था, थर्सडे को किया था और मैंने फ्राइडे को भी मॉर्निंग में जैन साहब के जेम्स क्योंकि फोनर पे किया था, क्योंकि मैं खाटू श्याम जी और साला सर जी के दर्शन करने गया था। और अनिल जी, एक बात बता दूं, साला सर जी मैं बहुत याद कर रहे हैं और इस बार ऐसा हुआ कि पिछले 6 महीने में मेरा तीसरी बार जाना हुआ साला सर जी, और खूब याद कर रहे हो। हर बार बोले कि इस बार नेक्स्ट टाइम आओ तो साला सर जी अनिल जी को प्लीज लेके आइए। अरे सुमित जी इनको बताओ, वीकडेज में कौन जाता है भाई? सब सैटरडे संडे क्या करते हुए? सैटरडे संडे मतलब ससुराल भी वीकडे में जाना है, मंदिर भी वीकडे में जाना है, कभी ऑफिस का काम भी तो करो। सर मैं फ्राइडे और सैटरडे और संडे को ज्यादा काम करता हूँ। सैटरडे को भाई साहब, रिलैक्स सैटरडे संडे कौन सा, एक मिनट सैटरडे संडे कौन सा काम करते हो वो हमें जानने में इंटरेस्ट नहीं है। आप घर पे रहते हो, आप जानो आपका काम जाने, हमें तो हमारे मंडे से फ्राइडे वाले काम में इंटरेस्ट है। जी सर बताइए। या बट सर ऐसा है, जो स्टॉक्स में लाया हूं, बट एनीवे जोक्स अपार्ट अनिल जी, बहुत याद कर रहे हैं आपको और आपकी वजह से हमें बहुत प्यार मिलता है वहां पे, जिस तरीके से रिस्पेक्ट मिला, स्वागत हुआ और दर्शन अच्छे से कराते हैं तो। और पक्का पता करूंगा वाकई में आप जो बोल रहे सही है कि नहीं। हाँ। एक बार जैन साहब के साथ ही जाऊंगा, है ना? डन। अच्छा, जो स्टॉक्स में लाया हूं उसमें से एक मेरा टॉप पिक है एचडीएफसी बैंक। मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक में जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, पिक ऑफ द वीक तो देखिए है ही है, बट ये पिक ऑफ द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स भी हो सकता है। मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में काफी मतलब हो सकता है उतार चढ़ाव रहेंगे मर्जर को लेकर और ये सब चीजें हैं, बट एचडीएफसी बैंक पे आई एम गेटिंग वेरी बुलिश और मुझे लगता है आने वाले सालों में एक बहुत बढ़िया रिटर्न ये देगा। हम काफी लोगों को डिस्क्लेमर है कि हम काफी लोगों को ये स्टॉक रेकमेंड कर रहे हैं रिसेंटली, जब भी कोई मुझसे बात करते हैं, भले वो क्लाइंट हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, सब लोगों को ये बात कर रहा हूं। और दूसरा, फार्मा स्टॉक्स की बातें हो रही थी तो देखिए नैटको फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ये 2 स्टॉक मैं फार्मा के लिए लाया हूं। और टेक महिंद्रा, इनफैक्ट मैं फ्राइडे को देख रहा था अनिल जी, मैं फ्राइडे को पूरा मार्केट को पूरा लैपटॉप पे देख रहा था, भले ही मैं पूरा ट्रैवल कर रहा था, तो मैं टेक महिंद्रा को देख रहा था, एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस है। आईटी स्टॉक्स भले ही बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करे, मार्केट्स भले नेगेटिव थे, बट टेक महिंद्रा इज आउट परफॉर्मिंग, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने वाला है। तो टेक महिंद्रा, डाउनसाइड रिस्क भी कम है, टेक महिंद्रा पे ध्यान दें। और एनटीपीसी एंड गेल इंडिया, पीएसयूज में इनको ध्यान दें। और मेरा टॉप पिक ऑफ द वीक है, वो है एक अच्छी खासी रेटिंग एजेंसी जो जैन साहब के जेम्स भी कवर किया है, वो है इकरा लिमिटेड। सो ये सारे मेरे पिक्स ऑफ द वीक है, एक साथ ही देखिए है आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए जैन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही। इकरा ये है सबसे फेवरेट स्टॉक जैन साहब का इस हफ्ते के लिए। एनटीपीसी और गेल यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। एचडीएफसी बैंक पसंद है तो कैश मार्केट के स्टॉक्स जो रडार पर आए उसमें नेटको फार्मा और इकरा 2 स्टॉक हैं जैन साहब की तरफ से। आइए, मेहुल कोठारी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके शामिल। मेहुल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। बताएं सर, आपकी पसंद का शेयर इस हफ्ते के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, इस हफ्ता मुझे एक कैश का स्टॉक है वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो है आवास फाइनेंशियर्स। देखिए काफी ओवरसोल्ड है अनिल जी, यहाँ पर 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बॉटम फॉर्मेशन हो गया है, तो 1330 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है। 1400 के करीब का रेट है और अपसाइड में मैं समझता हूँ 1540 का टारगेट इसका बन के आता है। यह है आपके लिए आवास फाइनेंसर्स, जहां पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है। इस काउंटर पर भी अपनी नज़र बनाए रखें। आइए, ढेरों और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नज़र बना के रखनी है, क्योंकि आज खबरों के लिहाज से काफ़ी सारा एक्शन हुआ है ओवर द वीकेंड भी। इप्का लैबोरेटरीज, जैन साहब से एक बार राय लेते हैं। जैन साहब, अगर आप के रेडार पर है कवरेज में, इंदौर का जो पीतमपुर प्लांट है, यूएसएफडीए की जांच के बाद यहाँ पर 8 आपत्तियां जारी की गई हैं, तो थोड़ा सीरियस मामला है इप्का के लिए। सर, कैसे देखना है इस डेवलपमेंट को? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये स्टॉक अंडर परफॉर्म किया और वेरी फ्रैंकली स्टॉक को मैंने 2012-13 से मैं रेकमेंड कर रहा हूँ इस स्टॉक को, और
अच्छा खासा मल्टीबैगर भी बना, और उस टाइम पे भी एक बार बीच में पीतमपुरा के ऊपर आया था। और पहली बार जब मुझे यूएस एफडीए का जो खौफ लगा था, वो इनफैक्ट इत्तेफाक देखिए कि इप्का लैब पे ही और रेनबैक्सी उस टाइम पे ये सब आए थे, और पीतमपुरा प्लांट पे ही शायद इनका फर्स्ट टाइम पड़ा था, और उसके बाद ये स्टॉक करेक्ट भी हुआ। सो आई थिंक इट्स अ बैड न्यूज सर्टेनली, और कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ी ध्यान रखने की जरूरत है। और सारे फार्मा कंपनीज को इंडिया के ऊपर देखिए यूएस एफडीए का और दूसरे जो रेगुलेटर्स है उनकी गाज पड़ी हुई रहती है। सो हर बार ये चीज होती है तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये। इसलिए कई बार फार्मा कंपनीज में मैं देखता हूँ कि डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली जो फार्मा कंपनीज है उनको देखिए, या फिर मैं एमएनसी फार्मा कंपनीज जैसे कि मैं एबर्ट, फाइजर, इन सबको काफी बार रेकमेंड किया हुआ हूँ। सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। इसीलिए यही एक कारण होता है कि मैं, और कई बार ऐसा होता है कि फार्मा कंपनीज में हम लोग पुट की भी राइटिंग के लिए थोड़ी सी राय कम देते हैं, क्योंकि क्या होता है रात को आती है यूएस एफडीए की नोटिसेस और सुबह सुबह आपको गैप डाउन खुलता है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज नहीं बैठते हैं। सो वी हैव टू बी कॉशियस। और ये न्यूज और भी दूसरे फार्मा कंपनीज पे आ सकती है कि एक में आती है तो दूसरे में भी आती है, ऐसा मेरा मानना है। सो वी हैव टू बी कॉशियस, इट्स अ नेगेटिव न्यूज। बट एक चीज और है, ओवर करेक्टेड स्टॉक है, तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड मुझे लगता नहीं है। देखते हैं कैसा मार्केट में खुलता है, बट आज जैसे ही खुले बॉटम फिशिंग करने की एक बार कोशिश नहीं करनी चाहिए। बॉटम फिशिंग मत करिए, ये आपके लिए क्लियर व्यू आ रहा है जहां तक इप्का का सवाल है। नेगेटिव खबर तो है ही, देखते हैं आज स्टॉक में कैसा रिएक्शन भी आएगा। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन होने वाला है। इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल्स, आई थिंक जैन साहब इसे भी कवर करते हैं। प्री ओपन में 14 लाख शेयर्स के कई सौदे इस काउंटर पर होते हुए दिख रहे हैं, तो इस पर भी रखते हैं नजर।